Two-port network. Two-port network is an electrical network with two separate ports for input and output. Two-port network एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जिसमें दो सेपरेट पोर्ट्स होते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए। ये पोर्ट क्या है? PORT, पोर्ट किसको बोलते हैं? पोर्ट एक पेयर ऑफ टर्मिनल्स है, एक जोड़े टर्मिनल्स को एक पोर्ट कहते हैं, बशर्ते कि एक टर्मिनल से करंट इन कर रहा हो और दूसरे टर्मिनल से उतना ही करंट आउट हो रहा हो, तो उस पेयर ऑफ टर्मिनल को एक पोर्ट कहते हैं। तो किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क में दो पोर्ट होते हैं। दो पोर्ट कहने का मतलब है कि चार टर्मिनल होते हैं और जिधर से एनर्जी सप्लाई करते हैं, इनपुट देते हैं, वो इनपुट पोर्ट कहलाता है और जिधर से आउटपुट लिया जाता है वो आउटपुट पोर्ट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये आपको ब्लॉक डायग्राम शो किया हुआ है टू पोर्ट नेटवर्क का। तो इस ब्लॉक के अंदर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हो सकता है, सीरीज में हो सकता है, पैरेलल में हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है, और दो टर्मिनल इनपुट के लिए उसमें से बाहर की तरफ रहेंगे और दो टर्मिनल आउटपुट की तरफ रहेंगे। तो इस प्रकार के नेटवर्क को टू पोर्ट नेटवर्क कहा जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए आपने ट्रांजिस्टर देखा होगा और ट्रांजिस्टर को जैसे मान लिया जाए कि कोई एक ट्रांजिस्टर लिए और जब हम इसका सर्किट बनाते हैं, एम्पलीफायर बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें दो टर्मिनल इनपुट के लिए होता है और दो टर्मिनल इधर आउटपुट के लिए होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर जो है एक टू पोर्ट नेटवर्क है। ठीक है, ये इस ब्लॉक के जगह पे हम इस ट्रांजिस्टर को रख सकते हैं। तो किसी प्रकार का सर्किट हो सकता है, तो कह सकते हैं कि यह एक टू पोर्ट नेटवर्क है जिसमें कि एक पोर्ट इनपुट के लिए है और दूसरा पोर्ट आउटपुट के लिए है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी एग्जांपल्स हैं जो कि टू पोर्ट नेटवर्क के एग्जांपल हो सकते हैं। किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क में चार वेरिएबल्स होते हैं, V1, I1, V2, I2। अभी आपने जो ब्लॉक डायग्राम हमने शो किया उसमें आपने देखा होगा कि V1, I1 इनपुट पोर्ट से रिलेटेड हैं और V2, I2 आउटपुट पोर्ट से रिलेटेड हैं। तो किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क में चार वेरिएबल्स हो सकते हैं, V1, I1, V2, I2, जहाँ V1 है इनपुट वोल्टेज, I1 है इनपुट करंट, V2 है आउटपुट वोल्टेज और I2 है आउटपुट करंट। या कह सकते हैं कि V1, I1 इनपुट पोर्ट का वोल्टेज और करंट है और V2, I2 आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज और करंट है। इन चार वेरिएबल्स में से किन्हीं भी दो वेरिएबल्स को, यानी टू ऑफ दिस वेरिएबल्स, किसी भी दो वेरिएबल को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बना के और रिमेनिंग दो को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना करके हम इक्वेशन लिख सकते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लिया जाए कि कोई हम इक्वेशन अगर आप लिखते हैं कि y इजिकल टू 2 इंटू x1 प्लस 4 इंटू x2। सपोज दैट हमने ये इक्वेशन लिखा है y इजिकल टू 2x1 प्लस 4 इंटू x2। तो ये y का वैल्यू x1 और x2 पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए y को कहेंगे हम डिपेंडेंट वेरिएबल और x1 और x2 को कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक उसी प्रकार से ये चार वेरिएबल्स जो हैं टू पोर्ट नेटवर्क के, इनमें से किसी भी दो को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बना करके और रिमेनिंग दो को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना करके हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हम वो 5 टाइप से इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे हम आपको लिखकर बता रहे हैं कि अगर हम लिखें V1 इजिकल टू, फॉर एग्जांपल के लिए हम लिख रहे हैं V1 इजिकल टू 2I1 प्लस 3I2 और
V2 इजकल टू 5I1 प्लस 6I2। तो ये एक पेयर ऑफ इक्वेशन है जिसमें कि V1 V2 हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और I1 I2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये एक इक्वेशन हुआ, एक पेयर ऑफ इक्वेशन हुआ जिसमें कि हमने V1 V2 को डिपेंडेंट वेरिएबल बनाया और I1 I2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाया। ठीक उसी प्रकार से और भी इक्वेशन हम लिख सकते हैं अदर टाइप से। उसमें मान लीजिए कि अगर हम I1 और I2 को डिपेंडेंट वेरिएबल बनाते हैं और V1 और V2 को अगर हम मान लिया जाए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाते हैं 5I1 प्लस 6I2, यानी कि इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है टू पोर्ट नेटवर्क के लिए, तो इसमें I1 I2 हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और सॉरी ये V1 V2 होगा, V1 V2 तो और V1 V2 हमारा V1 V2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और I1 I2 V1 V2 हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और I1 I2 डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये दो इक्वेशन हो गए। ठीक उसी प्रकार से हम तीन इक्वेशन और इन चारों का मदद से हम लिख सकते हैं कि अगर हम V1 और I1 को अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल बनाएं और जो रिमेनिंग बच गए उससे अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाएं तो रिमेनिंग हमारे बच गए हैं वो V2 और V2 I2 हमारा अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और V1 I1 हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो तो एक इक्वेशन हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं 5V2 प्लस 6I2। तो ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया। ठीक उसी प्रकार से और भी हम लिख सकते हैं V1 और I2 हमारा ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और V1 I2 और I1 और V2 को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हम बनाएं और कांस्टेंट से इक्वेशन के रूप में अगर हम इसे लिखें तो हम ये हमारा चौथा 5I1 प्लस 6 कांस्टेंट हम कुछ भी रख सकते हैं 6V2। तो ये हमारा चौथा इक्वेशन हो गया, यानी कि V1 I1 V2 I2 इसमें से ये चार वेरिएबल्स में से किन्हीं दो वेरिएबल को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बना करके और रिमेनिंग दो को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना करके हम 5 टाइप से इक्वेशन लिख सकते हैं। पांचवा इक्वेशन हम लिख रहे हैं। पांचवा इक्वेशन है I1 V2 और I2 V1। I1 और V2 को हमने डिपेंडेंट वेरिएबल बनाया है और I2 और V1 को हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाया है। तो हम इसे इक्वेशन के रूप में अगर हम मान लें कि इस टाइप से लिखते हैं कि 5I2 प्लस 6V1, तो हमारा ये भी एक तरीक़ा से इक्वेशन हुआ। तो कहने का मतलब हुआ कि चार वेरिएबल्स में से किसी भी दो वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल बना करके और किसी भी दो वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना करके हम जो है वो टू पोर्ट का इक्वेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं जेड पैरामीटर क्या है या ओपन सर्किट पैरामीटर क्या है। जेड पैरामीटर या ओपन सर्किट पैरामीटर भी इसे कहते हैं। तो जब हम टू पोर्ट वोल्टेजेस को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ टू पोर्ट करंट, जब हम टू पोर्ट वोल्टेज को टू पोर्ट करंट के रूप में लिखते हैं, यानी कि V1 V2 को हमने अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल बनाते हैं और I1 I2 को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाते हैं, तो ये जो इक्वेशन आता है इसे हम लोग जेड पैरामीटर का इक्वेशन कहते हैं। जेड पैरामीटर का इक्वेशन या ओपन सर्किट पैरामीटर का इक्वेशन कहते हैं। अगर हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो V1 V2 ये हमारा वो कॉन्स्टेंट शब्द है जिसे हम Z11 Z12 Z21 Z22 इसे डिनोट किए हैं और ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल I1 I2 है।
ये नाम Z11 Z12 क्यों है ये आप आगे क्लियर हो जाएगा आपको। और Z तो नाम इसलिए है क्योंकि हम Z पैरामीटर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम Z, ये सिंबल जो है कांस्टेंट का Z है। तो हम जो है अगर V1 V2 को डिपेंडेंट वेरिएबल बनाते हैं और I1 I2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में बनाते हैं, यानी V1 V2 को I1 I2 के फंक्शन के रूप में लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, और V2 को लिख सकते हैं V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। यानी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन होता है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा जो हम अभी पिछले स्लाइड में दिखाए थे। तो ये जो है Z पैरामीटर का इक्वेशन है, Z पैरामीटर का इक्वेशन है जहाँ V1 और V2 डिपेंडेंट वेरिएबल है और I1 और I2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। Z11, Z12, Z21 एंड Z22 को Z पैरामीटर्स कहते हैं, इन चारों को Z पैरामीटर्स कहते हैं। और V1 V2 आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, I1 I2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और ये Z पैरामीटर का इक्वेशन है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Z पैरामीटर का जो हमने इक्वेशन अभी लिखा कि V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 और V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, ये हमने Z पैरामीटर के लिए इक्वेशन लिखे हैं। तो अगर हम यहाँ से आप Z11 का वैल्यू निकालना चाहें, Z11 का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें कि Z11 कैसे निकलेगा, तो Z11 अगर आपको निकालना है तो आपको I2 को 0 करना होगा, I2 को 0 करना होगा। यानी कि अगर हम ऐसा लिखें कि इफ़ I2 इक्वल टू 0, अगर मान लीजिए कि हम I2 को 0 कर देते हैं, I2 हमारा 0 हो गया, तो उस केस में हमारा हो गया क्या, V1 इक्वल टू Z11 इंटू I1। तो V1 इक्वल टू Z11 इंटू I1, यहाँ से हम Z11 निकाल सकते हैं V1 बटा I1, V1 बटा I1। तो V1 बटा I1 ये कब आया, Z11 इक्वल टू V1 बटा I1 ये कब आया, जब हमने I2 को 0 किया। तो इस प्रकार से ये चारों पैरामीटर जो हैं Z11, Z12, Z21 और Z22 डिफाइन होते हैं कि Z11 जो है वो रेशियो है V1 यानी इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का रेशियो है, लेकिन कब, जब I2 इक्वल टू 0। I2 इक्वल टू 0 कहने का मतलब है कि सेकंड पोर्ट ओपन सर्किट है। I2 0 होगा तभी जब ओपन सर्किट रहेगा सेकंड पोर्ट, ये सेकंड पोर्ट का करंट है। तो Z11 इक्वल टू V1 बटा I1, और Z इसलिए है क्योंकि वोल्टेज और करंट का ये रेशियो है, तो वोल्टेज करंट का रेशियो इम्पीडेंस होता है, इसलिए इम्पीडेंस को Z से सूचित करते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका सिंबल Z है। और चूँकि ये इनपुट वोल्टेज है, इनपुट करंट है, दोनों का जो सफिक्स है वो 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 1 लिखा गया है। इसका नोटेशन Z11 है, मतलब कि ये इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का रेशियो है। और Z11 का यूनिट जो है, क्योंकि ये इम्पीडेंस होगा, वोल्टेज और करंट का रेशियो है, इसलिए इसका यूनिट ओम होगा, ओम। ठीक उसी प्रकार से जब हमने I2 0 किया है, जब I2 0 किया है, तो यहाँ पे हमारा बच गया V2 इक्वल टू Z21 इंटू I1, और ये टर्म 0 हो गया। तो यहाँ से अगर हम Z21 निकालना चाहें, Z21, तो Z21 जब हम निकालेंगे तो V2 बटा I1, Z21 इक्वल टू V2 बटा I1, लेकिन कब, जब I2 इक्वल टू 0। देन I2 इक्वल टू 0, जब I2 0 है, यानी कि आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किट है, उस केस में आउटपुट वोल्टेज यानी सेकंड पोर्ट का वोल्टेज और इनपुट पोर्ट का करंट, इन दोनों के रेशियो से Z21 पैरामीटर निकलेगा। Z21 क्या डिनोट करता है कि ये सेकंड पोर्ट का वोल्टेज और इनपुट पोर्ट का करंट का रेशियो है ये, और Z इसलिए क्योंकि ये वोल्टेज और करंट का रेशियो है, तो वोल्टेज करंट का रेशियो इम्पीडेंस होगा, इसलिए Z से सूचित किया गया है। और ये बता रहा है
कि ये आउटपुट पोर्ट का है और ये इनपुट पोर्ट का रेशियो है। तो Z21 इज डिफाइन है कि V2 बटा I1, सेकंड पोर्ट का वोल्टेज यानी आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज बटा इनपुट पोर्ट का करंट जब I2 इक्वल टू 0। ये डिफिनीशन है। इसका भी यूनिट आपका ओम होगा क्योंकि ये भी वोल्टेज और करंट का रेशियो है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इफ़ I1 इक्वल टू 0, अगर I1 को 0 कर दें, सपोज दैट हम I1 को 0 कर देते हैं, तो उस केस में हमें I1 को अगर 0 करते हैं तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या V1 इक्वल टू Z12 इंटू I2, यानी I1 0 करने पे हमें बचेगा V1 इक्वल टू Z12 इंटू I2। तो हम यहाँ से अगर हम Z12 निकालना चाहें तो होगा V1 बटा I2, और ये कब आया जब हमने I1 को 0 किया। कह सकते हैं कि चूँकि ये वोल्टेज और करंट का रेशियो है, Z12 जो है वो वोल्टेज और करंट का रेशियो है, इसलिए ये इसका नोटेशन Z है क्योंकि ये इम्पीडेंस है। और 1 और 2 ये बताता है कि इनपुट पोर्ट का वोल्टेज और आउटपुट पोर्ट का करंट है। इनपुट पोर्ट का वोल्टेज और आउटपुट पोर्ट का करंट का रेशियो है Z12। जब I1 इक्वल टू 0 कहने का मतलब है कि इनपुट पोर्ट ओपन सर्किट है। जब इनपुट पोर्ट ओपन सर्किट है तो हमें इनपुट पोर्ट को ओपन सर्किट करने पे हमें Z12 पैरामीटर मिलता है और इसका भी यूनिट आपको ओम होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम चौथा पैरामीटर Z22 अगर हम निकालना चाहें तो जब हमने I1 को 0 किया है तो I1 को 0 करने पे हमें बचेगा V2 इक्वल टू Z22 इंटू I2, V2 इक्वल टू Z22 इंटू I2, और Z22 अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा V2 बटा I2 हो जाएगा। और ये कब आया जब हमने I1 को 0 किया है तो, और Z इसलिए क्योंकि ये वोल्टेज और करंट का रेशियो है, इसलिए इम्पीडेंस से सूचित किए हैं, Z से सूचित किए हैं। और ये बता रहा है कि आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज और आउटपुट पोर्ट का करंट का रेशियो है Z22 जो है वो आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज और आउटपुट पोर्ट का करंट का रेशियो है जब इनपुट पोर्ट को ओपन सर्किट कर दिए हैं। तो इस प्रकार से ये चारों Z पैरामीटर डिफाइन होते हैं। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया है लैंग्वेज में कि Z11 जो है ये आपका इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का रेशियो है जब I2 इक्वल टू 0 हो तो, और उसी प्रकार से Z21 जो है वो आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज और इनपुट पोर्ट का करंट, इसका रेशियो है जब I2 इक्वल टू 0 है तो। Z12 जो है वो इनपुट पोर्ट का वोल्टेज और आउटपुट पोर्ट का करंट, इसका रेशियो है जब I1 इक्वल टू 0 है तो। Z22 जो है वो आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज और आउटपुट पोर्ट का करंट, इन दोनों का रेशियो है जब I1 इक्वल टू 0। इनका नाम है Z11 को कहते हैं क्योंकि इनके दोनों पैरामीटर इनपुट से रिलेटेड हैं, दोनों वेरिएबल इनपुट है, इसलिए इसका नाम है इनपुट ड्राइविंग पॉइंट। इनपुट के साथ ड्राइविंग पॉइंट लगता है तो इनपुट ड्राइविंग पॉइंट, चूँकि ये इनपुट है इसलिए ड्राइविंग पॉइंट, इनपुट ड्राइविंग पॉइंट, और ये रेशियो जो है वो इम्पीडेंस है, इसलिए इसका नाम है इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। Z11 को कहते हैं इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस विथ आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किट। ये कब आया जब आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किट था तो I2 इक्वल टू 0 था, इसलिए इसका नाम है इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस विथ आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किटेड, या सिंपली इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस कह सकते हैं, और इसका यूनिट ओम होगा। उसी प्रकार से Z21 जो है तो ये जो है आपका, जब भी इसमें चूँकि दोनों वेरिएबल्स इनपुट पोर्ट के थे इसलिए यहाँ पे नाम था इनपुट। जब भी आपको एक आउटपुट का रहेगा और दूसरा इनपुट का रहेगा तो आपको टर्म मिलेगा ट्रांसफ़र। जब एक टर्म आउटपुट का रहेगा एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल इनपुट का रहेगा तो आपको टर्म ट्रांसफ़र मिलेगा, और अगर आउटपुट बटा इनपुट है तो फॉरवर्ड मिलेगा, और अगर इनपुट बटा आउटपुट है तो रिवर्स लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका नाम है Z21 का नाम है फॉरवर्ड इसलिए क्योंकि आउटपुट पोर्ट का वेरिएबल है बटा इनपुट पोर्ट का वेरिएबल है। ट्रांसफ़र तो फॉरवर्ड ट्रांसफ़र
चूँकि आउटपुट बटा इनपुट है इसलिए फॉरवर्ड ट्रांसफ़र, और इम्पीडेंस इसलिए क्योंकि इनका यूनिट जो है वोल्टेज और करंट का रेशियो है, इसलिए इसका यूनिट इम्पीडेंस। तो इसलिए इसका नाम है Z21 को कहते हैं फॉरवर्ड ट्रांसफ़र इम्पीडेंस विथ आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किटेड। तो ये कब प्राप्त होता है? जब आउटपुट पोर्ट को ओपन सर्किट करते हैं, यानी I2 को 0 करते हैं, तब ये प्राप्त होता है। इसलिए इसका नाम है Z21 का नाम है फॉरवर्ड ट्रांसफ़र इम्पीडेंस, और इसका भी यूनिट आपको ओम होगा। नेक्स्ट है Z12। तो Z12 का नाम है, क्योंकि ये इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल का रेशियो है, पहले इनपुट है फिर आउटपुट है, तो इसलिए इसका नाम है रिवर्स ट्रांसफ़र। क्योंकि अगर आउटपुट बटा इनपुट रहेगा तो फॉरवर्ड ट्रांसफ़र लिखेंगे, और इनपुट बटा आउटपुट है तो इसका नाम है रिवर्स ट्रांसफ़र। और चूँकि ये जो रेशियो है वो इम्पीडेंस है, इसलिए इसका नाम है रिवर्स ट्रांसफ़र इम्पीडेंस विथ इनपुट पोर्ट ओपन सर्किटेड। इसमें I1 0 है, यानी इनपुट पोर्ट जो है वो ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट रहने पर करंट 0 होता है। तो इसलिए Z12 का नाम है रिवर्स ट्रांसफ़र इम्पीडेंस विथ इनपुट पोर्ट ओपन सर्किटेड, और इसका भी यूनिट आपका ओम होगा। Z22 जो है वो आपका रेशियो है, दोनों वेरिएबल इसमें आउटपुट का ही है, इसलिए इसका नाम है आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट। जैसे इसमें इनपुट ड्राइविंग पॉइंट था कि दोनों वेरिएबल्स इनपुट का था, इसलिए इनपुट ड्राइविंग पॉइंट था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ दोनों वेरिएबल आउटपुट का है तो इसका नाम है आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट। और चूँकि ये रेशियो इम्पीडेंस है इसलिए आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस विथ इनपुट पोर्ट ओपन सर्किटेड। इनपुट पोर्ट ओपन सर्किट रहने पर यह प्राप्त होता है, इसलिए Z22 को कहते हैं आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस विथ इनपुट पोर्ट ओपन सर्किटेड, और इसका भी यूनिट आपको ओम होता है। ये जो Z पैरामीटर्स हैं उसका इक्विवेलेंट सर्किट है, यानी जो इक्वेशन हमने लिखा था उसे इक्विवेलेंट सर्किट के रूप में इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लिया जाए कि हम इस लूप में आप KVL अगर लगाइए तो आप लिखेंगे V1 = I1 × Z11, यानी इसको लिख सकते हैं आप Z11 I1, और ये आपका करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है, तो प्लस Z12 I2 हम लिख सकते हैं। इसमें KVL लगाने पे आपको ये मिलेगा V1 = Z11 × I1 प्लस Z12 × I2। और अगर इसमें अगर आप KVL लगाइए तो आप लिखेंगे V2 = Z22 I2, और ये आपका करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो इसको लिख सकते हैं प्लस Z21 × I1। तो ये वही आपको इक्वेशन मिले हैं जो Z पैरामीटर के इक्वेशन होते हैं, इसलिए इस इक्वेशन के द्वारा हम ये इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं, यानी इस इक्वेशन का ये इक्विवेलेंट सर्किट है। एग्जामिनेशंस में आपको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ रहेगा, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, जो कि 2 पोर्ट नेटवर्क रहेंगे, उसमें 2 इनपुट और 2 आउटपुट टर्मिनल रहेगा, यानी इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट रहेगा, और इनका वैल्यू दिया हुआ रहेगा। किसी प्रकार का नेटवर्क हो सकता है, और आपसे पूछा जाएगा क्या कि इस सर्किट का Z पैरामीटर आप निकालिए। एग्जाम में पूछा जाएगा कि इस सर्किट का Z पैरामीटर निकालिए। Z पैरामीटर निकालिए कहने का मतलब है कि आपको Z11, Z21, Z12 और Z22 इनका वैल्यू निकालना है। तो इनका वैल्यू जब आपको निकालने का एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है कि इस सर्किट में आप कहीं भी KVL लगा करके आपको क्या करना है, आपका एम होना चाहिए कि आपको इसमें KVL लगा करके और आपको इस टाइप से इक्वेशन ड्राइव करना है। V1 = Z11 I1 प्लस Z12 I2, यानी यहाँ पे कोई कांस्टेंट, यानी V1 को I1 I2 के टर्म में लिखना है। इसमें KVL लगा करके आपको V1 को I1 I2 के टर्म में लिखना है। ठीक उसी प्रकार से आपको एक और इक्वेशन लिखना है, 2 इक्वेशन लिखना है, Z22 × I2।
और यहाँ पे कोई वैल्यू आएगा। जब आप इसमें KCL KVL लगाएंगे तो ये इक्वेशन जब आप निकाल लेंगे इसमें KCL KVL लगाने के बाद, तो I1 का जो कोफिशिएंट होगा यही आपका Z11 कहलाएगा, I2 का जो कोफिशिएंट होगा ये Z12 कहलाएगा, ये Z21 कहलाएगा और ये Z22 कहलाएगा। और आप कह सकते हैं कि हेंस Z पैरामीटर इजकल टू, यहाँ से Z11 इजकल टू इतना, Z12 इजकल टू इतना, Z21 इजकल टू ये और Z22 इजकल टू ये, जो भी वैल्यू आएगा। तो इस प्रकार से हम ये चारों Z पैरामीटर्स को निकालेंगे। नेक्स्ट है बाई पैरामीटर, या इसको शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी कहते हैं। तो जब हम इन चार वेरिएबल्स में से I1 I2 को डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में लिखते हैं और V1 V2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में लिखते हैं, यानी कि I1 I2 को V1 V2 के फंक्शन के रूप में लिखेंगे अगर, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो बाई पैरामीटर इक्वेशन कहलाता है या शॉर्ट सर्किट पैरामीटर इक्वेशन कहलाता है। तो अगर इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो I1 I2 और ये बाई पैरामीटर्स हैं और इधर V1 V2, इसे अगर इक्वेशन के रूप में लिखें तो I1 इजकल टू बाई 11 इंटू V1 प्लस बाई 12 इंटू V2। उसी प्रकार से I2 इजकल टू बाई 21 इंटू V1 प्लस बाई 22 इंटू V2। तो ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपको पता होना चाहिए, हमेशा याद रहना चाहिए। बाई पैरामीटर आप तभी निकाल पाएंगे। तो ये बाई पैरामीटर का इक्वेशन है जहाँ I1 I2 को डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, V1 V2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे और बाई 11 बाई 12 बाई 21 बाई 22 इसे बाई पैरामीटर्स कहते हैं। ये चारों बाई पैरामीटर्स हैं। तो ये जो बाई पैरामीटर्स का इक्वेशन जो हमने लिखा अभी, तो इस इक्वेशन में हमने देखा I1 इजकल टू बाई 11 V1 प्लस बाई 12 V2 और I2 इजकल टू बाई 21 V1 प्लस बाई 22 V2। ये हमने बाई पैरामीटर का इक्वेशन ड्राइव किया था। तो यहाँ भी हम ये चारों पैरामीटर्स को निकालना चाहें, इनको डिफाइन करें कि ये कैसे डिफाइन है, इनका डेफिनेशन क्या है या ये कैसे निकलेंगे बाई पैरामीटर्स, चारों बाई पैरामीटर्स। तो अगर हम V2 इजकल टू 0 करते हैं, V2 इजकल टू 0, तो V2 इजकल टू 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि I1 इजकल टू बाई 11 इंटू V1। तो यहाँ से हमें बाई 11 निकलेगा I1 बटा V1, यानी बाई 11 हमें निकला I1 बटा V1। और जब V2 इजकल टू 0 किया हमने तो कह सकते हैं कि बाई 11 डिफाइन है कैसे, इनपुट पोर्ट का करंट और इनपुट पोर्ट का वोल्टेज, इनका रेशियो से बाई 11 डिफाइन होता है। जब V2 को 0 करते हैं, V2 को 0 कहने का मतलब है कि आउटपुट पोर्ट के वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट किए हैं। V2 इजकल टू 0 कहने का मतलब है कि आउटपुट पोर्ट के वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट किया गया है। तो आउटपुट पोर्ट के वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट करके और फिर I1 और V1 का रेशियो लेकर के आप बाई 11 निकाल सकते हैं। बाई इसलिए इसका नाम दिया गया है, बाई एडमिटेंस का सिंबल होता है, और चूँकि ये करंट और वोल्टेज का रेशियो है तो करंट और वोल्टेज का रेशियो एडमिटेंस होता है, इसलिए इसे बाई सब्स्टिट्यूट किया गया है। और चूँकि ये दोनों इनपुट पोर्ट के वेरिएबल्स हैं इसलिए यहाँ 11 लगाया गया है सफिक्स के रूप में। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बाई 21 इस इक्वेशन में चलें तो जब हम V2 को 0 किए हैं तो हमें मिलेगा आपको I2 इजकल टू बाई 21 V1 प्लस ये टर्म तो 0 हो गया। तो यहाँ से अगर हम बाई 21 डिफाइन करें तो बाई 21 इजकल टू हो जाएगा आपको I2 बटा V1। I2 बटा V1 ये कब आया, जब V2 को हमने 0 किया है। तो हम कह सकते हैं कि बाई 21 कब प्राप्त होगा, जब आउटपुट पोर्ट के वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट करेंगे और आउटपुट पोर्ट का करंट
और इनपुट पोर्ट का वोल्टेज, इन दोनों का जब रेशियो लेंगे तो हमें y21 पैरामीटर मिलेगा। और चूँकि ये करंट और वोल्टेज का रेशियो है इसलिए ये एडमिटेंस हुआ, इसलिए इसे 22 से सूचित किया गया है। और चूँकि ये आउटपुट पोर्ट और इनपुट पोर्ट का रेशियो है इसलिए यहाँ 2 और 1 लिखा गया है। 2 मीन्स आउटपुट पोर्ट और 1 मीन्स इनपुट पोर्ट। और इसका यूनिट आपको हो जाएगा मो, और इसका भी y11 का भी यूनिट मो। आपको एग्जामिनेशन में भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि यूनिट क्या होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हमें y12 निकालना है तो हमें v1 को 0 करना होगा। तो जब अगर हम इफ v1 इजकल टू 0, अगर हम v1 को 0 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पहला इक्वेशन जो है वो हो जाएगा आपको i1 इजकल टू y12 इंटू v2। और यहाँ से अगर हम y12 निकालें तो हो जाएगा आपको i1 बटा v2। और i1 बटा v2 ये कब आया है, जब हमने v1 को 0 किया है। तो कह सकते हैं कि y12 डिफाइन है कि इनपुट पोर्ट का करंट और आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज, इन दोनों के रेशियो से जब v1 को 0 कर दिए हैं, तो v1 को 0 करने का मतलब है कि इनपुट पोर्ट के वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट कर दिए हैं, तब i1 और v2 का रेशियो लेने पे हमें y12 मिलता है, y12 पैरामीटर मिलता है। y इसलिए क्योंकि ये करंट वोल्टेज का रेशियो है, और 1 बता रहा है कि आपका ये आउटपुट, 1 बता रहा है कि ये आपका इनपुट करंट, और 2 बता रहा है कि आउटपुट का रेशियो है, इनपुट और आउटपुट का रेशियो है। इसका भी यूनिट आपको मो होगा। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट है y22। तो y22 इसको अगर हम डिफाइन करें तो चूँकि हमने v1 को 0 किया है, v1 को 0 जब करेंगे तो ये आपको y22 जब निकालेंगे ये आपको हो जाएगा i2 बटा v2। i2 और v2 का रेशियो होगा जब v1 इजकल टू 0, यानी y22 पैरामीटर ये तब निकलेगा जब आप v1 को 0 करेंगे, यानी v1 को शॉर्ट सर्किट करेंगे, यानी कि इनपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करेंगे, और आउटपुट पोर्ट का करंट और आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो आपको ये y22 पैरामीटर मिलेगा। ये भी आपका एडमिटेंस ही है, करंट वोल्टेज का रेशियो है, और चूँकि आउटपुट का रेशियो है इसलिए ये 22 यहाँ पे सफिक्स में लगा है, और इसका भी यूनिट है आपको मो। तो इसी सब चीज़ों को हम डिस्क्राइब कर दिए हैं कि y11 जो है वो i1 और v1 का रेशियो है जब v2 इजकल टू 0। y21 जो है वो i2 और v1 का रेशियो है जब v2 इजकल टू 0। y12 है वो आपका i1 और v2 का रेशियो है जब v1 इजकल टू 0। और y22 जो है वो i2 और v2 का रेशियो है जब v1 इजकल टू 0। y11 का नाम है इनपुट इसलिए क्योंकि ये जो रेशियो है वो दोनों वेरिएबल इसका इनपुट का ही है, इसलिए इसका नाम है इनपुट ड्राइविंग पॉइंट। और एडमिटेंस इसलिए क्योंकि ये एडमिटेंस है। विथ आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड, आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट v2 0 है। v2 0 कहने का मतलब है कि आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड है। तो y11 का नाम है इनपुट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस विथ आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड, और इसका यूनिट होगा मो। उसी प्रकार से y21 जो है इसका नाम है फॉरवर्ड ट्रांसफ़र इसलिए क्योंकि ये आउटपुट और इनपुट का रेशियो है, इसलिए इसका नाम है फॉरवर्ड ट्रांसफ़र। और जो यूनिट है वो एडमिटेंस है, ये करंट और वोल्टेज का रेशियो है, इसलिए फॉरवर्ड ट्रांसफ़र एडमिटेंस। और ये कब प्राप्त होता है, जब आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो y21 जो है इसका नाम हो गया फॉरवर्ड ट्रांसफ़र एडमिटेंस विथ आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड, और इसका भी यूनिट है मो। y12 जो है ये आपका इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट के वेरिएबल्स का रेशियो है, इसलिए इसका नाम है रिवर्स ट्रांसफ़र। हमने बताया कि आउटपुट बटा इनपुट रहेगा तो हम उसे फॉरवर्ड ट्रांसफ़र लिखेंगे, और अगर इनपुट बटा आउटपुट है तो उसे रिवर्स ट्रांसफ़र लिखेंगे। और चूँकि यह करंट और वोल्टेज का रेशियो है इसलिए एडमिटेंस विथ इनपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड। y12 को प्राप्त करने के लिए v1 को शॉर्ट सर्किट करना पड़ता है, इसलिए इसका नाम है
रिवर्स ट्रांसफ़र एडमिटेंस विथ इनपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड, और इसका भी यूनिट आपको हो गया मो। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट है बाई टू टू। तो ये जो है आपका दोनों इसमें वेरिएबल्स आपके आउटपुट के ही हैं, इसलिए इसका नाम है आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट। और चूँकि ये करंट और वोल्टेज का रेशियो है, इसलिए इसका नाम है एडमिटेंस। आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस विथ इनपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड, क्योंकि V1 को 0 करने पे प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम है ड्राइविंग पॉइंट, आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस विथ इनपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड, और इसका भी यूनिट आपको होगा मो। इसका भी अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट प्राप्त करें तो आपका इक्विवेलेंट सर्किट इस टाइप से बना सकते हैं, उसका इक्विवेलेंट सर्किट। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो बाई पैरामीटर का जो इक्वेशन था वो था आपको I1 इक्वल टू बाई 11 V1 प्लस बाई 12 V2, और I2 इक्वल टू बाई 21 V1 प्लस बाई 22 V2। ये आपका इक्वेशन था बाई पैरामीटर का। तो अगर हम इसमें इस पॉइंट पे अगर आप KCL अप्लाई करें, इस पॉइंट पर अगर आप KCL अप्लाई करें तो आप पाएंगे क्या कि I1 बराबर होगा इसमें जितना करंट है और इसमें जितना करंट है। तो इसमें का करंट निकालने के लिए आपको, चूँकि ये एडमिटेंस है, तो एडमिटेंस को वोल्टेज से गुना करते हैं तो करंट मिलता है। तो हम लिख सकते हैं I1 इक्वल टू वोल्टेज है उसके क्रॉस V1 और एडमिटेंस है बाई 11। तो इसमें का इस ब्रांच का करंट निकल गया ये, और ये जो ब्रांच है वो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो ये करंट सोर्स ऑलरेडी है, ये करंट ही है, तो इसे हम प्लस बाई 12 V2 लिख सकते हैं, जो कि हमारा यही आया जो हमारा इक्वेशन था। ठीक उसी प्रकार से आउटपुट में अगर हम इस पॉइंट पे KCL अप्लाई करें तो आप पाएंगे कि I2 इक्वल टू, यानी एक करंट जो है वही बराबर होगा इसमें का करंट प्लस इस ब्रांच का करंट। तो अगर हम इस ब्रांच का करंट निकालना चाहें तो इस ब्रांच का करंट आपको होगा इस ब्रांच का जो वोल्टेज है और जो एडमिटेंस है दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, और इस ब्रांच का करंट है आपको बाई 21 V1। बाई 21 V1 आपका इस ब्रांच का करंट हो गया, प्लस इस ब्रांच का करंट हो गया बाई 22 V2। तो हम देखते हैं कि KCL अप्लाई करने पे हमें वही इक्वेशन मिलता है जो बाई पैरामीटर का इक्वेशन होता है। इसलिए हम इस इक्वेशन के द्वारा इस प्रकार से इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। एग्जामिनेशन में आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपको कोई भी एक 2 पोर्ट नेटवर्क दिया हुआ रहेगा, किसी भी प्रकार का सर्किट हो सकता है, किसी भी प्रकार का सर्किट आपको हो सकता है, और आपसे पूछा जाएगा कि इस सर्किट का बाई पैरामीटर आप निकालिए, इस सर्किट का बाई पैरामीटर आप निकालिए। कहने का मतलब है कि आपसे बाई 11 बाई 12 बाई 21 और बाई 22 इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो ये चारों पैरामीटर्स जैसे डिफाइंड हैं वैसे जो डिफिनीशन है उसके आधार पर भी आप उस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो जहाँ भी आप KCL या KVL अप्लाई कर सकते हैं तो KCL KVL अप्लाई करके आप जो इक्वेशन प्राप्त करेंगे उस इक्वेशन को अगर आप इस टर्म में लिख देते हैं कि I1 इक्वल टू सम कांस्टेंट और इनटू कोई कांस्टेंट बाई 11 मान लीजिए कांस्टेंट बाई 11 और V1 प्लस बाई 12 V2, इस प्रकार से अगर आप KCL या KVL अप्लाई करने पर लिख देते हैं, और फिर एक और इक्वेशन आपको ड्राइव करना पड़ेगा I2 इक्वल टू बाई 21 V1 प्लस बाई 22 V2। तो जब आप इक्वेशन ड्राइव कर लेंगे इसमें KCL KVL अप्लाई करके, तो हम कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि इस सर्किट का जो बाई पैरामीटर है वो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वही आपका बाई पैरामीटर होगा। बाई 11 इक्वल टू यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा, बाई 12 इक्वल टू जो वैल्यू रहेगा, और सबका यूनिट मो होगा। और चूँकि ये सारे बाई पैरामीटर्स, चारों बाई पैरामीटर्स या तो इनपुट या तो आउटपुट को शॉर्ट सर्किट करने पे प्राप्त होते हैं, इसलिए इन पैरामीटर्स को शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स भी कहते हैं। और जो जेड पैरामीटर था उसमें जो चारों पैरामीटर्स प्राप्त होते हैं वो या तो इनपुट पोर्ट या तो आउटपुट पोर्ट को ओपन करने पे प्राप्त होते हैं, इसलिए उसे ओपन सर्किट पैरामीटर भी कहते हैं।
नेक्स्ट है आपका टी पैरामीटर, या इसे ABCD पैरामीटर भी कहते हैं, टी पैरामीटर या ABCD पैरामीटर। तो जो 4 वेरिएबल्स था, उन 4 वेरिएबल्स में अगर हम V1 I1 को डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में लिखें और V2 और -I2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में लिखें, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा उस इक्वेशन को हम टी पैरामीटर का इक्वेशन या ABCD पैरामीटर का इक्वेशन कह सकते हैं। और यानी कहने का मतलब है कि V1 I1 को अगर हम V2 -I2 के फंक्शन के रूप में लिखें तो हमें जो इक्वेशन मिलता है उसे ABCD पैरामीटर का इक्वेशन कहते हैं। यहाँ -I2 इसलिए लिया गया है क्योंकि जो 2 पोर्ट नेटवर्क है, इस 2 पोर्ट नेटवर्क में जो डिफिनीशन है, बाय डिफिनीशन I1 करंट इनसाइड होता है अंदर की तरफ, और I2 भी अंदर की तरफ होता है। लेकिन ये टी पैरामीटर और ABCD पैरामीटर जो है ये एक्चुअली में इसे बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। ये ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर इसको बोलते हैं। तो ये ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड है, और ट्रांसमिशन लाइन जो हमारा होता है, जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें अगर ये हमारा इनपुट लाइन है और ये हमारा इधर से अगर लाइन आ रहा है, इधर से लाइन अगर जा रहा है, तो हम इसमें देखें ये भी 2 पोर्ट नेटवर्क है, हमारा ट्रांसमिशन लाइन 2 पोर्ट नेटवर्क है। तो ये I1 है और ये I2 है ट्रांसमिशन लाइन के केस में। तो हम देख रहे हैं कि I1 तो डायरेक्शन सेम है, लेकिन I2 का जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है। जो डिफिनीशन है और जो एक्चुअल में जो होता है वो उल्टा होता है, इसलिए से हम -I2 करके यहाँ पे लिखते हैं। तो जब हम इसे इक्वेशन के रूप में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं V1 = A × V2 - B × I2, और I1 लिख सकते हैं C × V2 और -D × I2। जहाँ V1 और I1 डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और V2 I2 आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ABCD को टी पैरामीटर या ABCD पैरामीटर या ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर कहते हैं। तो हमने जो इक्वेशन अभी देखा कि V1 और इधर I1 था, A और इधर V2 और I2 था, B × I2, यहाँ पे C × V2 - D × I2। ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन का इक्वेशन था। तो अगर हम यहाँ से निकालना चाहें, A का वैल्यू निकालना चाहें, ABCD ये चारों पैरामीटर्स जो हैं इनका अगर हम वैल्यू निकालना चाहें, तो इनका वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि अगर आप A का वैल्यू या C का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको I2 को 0 करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको में I2 को अगर हम 0 करते हैं, इफ़ I2 = 0, तो उस केस में हम A लिख सकते हैं कि A = V1/V2। और ये V1/V2 कब प्राप्त हुआ? जब हमने I2 को 0 किया। तो A जो है वो इनपुट पोर्ट के वोल्टेज और आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज, इन दोनों का रेशियो है, और ये रेशियो तब लेना है जब पहले I2 = 0 कर देना है। I2 = 0 कहने का मतलब है कि आउटपुट पोर्ट को ओपन सर्किट रखते हुए, आउटपुट पोर्ट को ओपन करते हुए, ओपन करने के बाद इनपुट पोर्ट के वोल्टेज और आउटपुट पोर्ट के वोल्टेज का रेशियो लेंगे तो हमें एक पैरामीटर मिलता है। तो चूँकि ये दोनों वोल्टेज का रेशियो है, इसलिए ये आपका यूनिट लेस है, इसका ये का कोई भी यूनिट नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम C को डिफाइन करना चाहें तो C आपको मिलेगा, जब हमने I2 को 0 कर दिया है तो C आपको मिलेगा I1/V2। C = I1/V2, और ये कब आया? जब I2 = 0 किए। यानी आउटपुट पोर्ट को ओपन रखते हुए इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज, इनपुट पोर्ट का करंट और आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज का रेशियो जब लेंगे तो हमें C पैरामीटर प्राप्त होता है। और ये C पैरामीटर जो है, चूँकि करंट और वोल्टेज का रेशियो है, इसलिए इसका यूनिट होगा, आपको ये एडमिटेंस हो गया, इसलिए इसका यूनिट होगा mho। C का यूनिट होगा mho। उसी प्रकार से अगर हमें B और D पैरामीटर अगर निकालना है तो हमें क्या करना होगा कि हमें V2 को 0 करना होगा। तो अगर हम इफ V2 = 0 करते हैं, V2 = 0, तो V2 0 करने पे आपको क्या मिलेगा? V1 = -B × I2। यानी कि अगर हम B निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं V1/-I2 जब V2 = 0।
यानी बी पैरामीटर तब प्राप्त होता है जब आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करते हैं, आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करते हैं और इनपुट पोर्ट का वोल्टेज और आउटपुट पोर्ट के करंट का रेशियो लेते हैं, तो हमें बी पैरामीटर प्राप्त होता है। चूँकि यह वोल्टेज और करंट का रेशियो है, इसलिए बी का यूनिट होता है ओम, बी का यूनिट ओम होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम डी पैरामीटर निकालना चाहें तो डी पैरामीटर निकालेंगे तो हमें मिलेगा I1 बटा I2, I1 बटा I2। और ये I1 बटा I2 कब? जब V2 इक्वल टू 0, V2 इक्वल टू 0 करने पे और इनपुट करंट I1 बटा माइनस I2, यानी कि V2 इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब है कि आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करने पे और शॉर्ट सर्किट करते हुए, शॉर्ट सर्किट रखते हुए इनपुट करंट और आउटपुट करंट का रेशियो अगर हम लेंगे तो हमें डी पैरामीटर मिलता है। क्योंकि ये दोनों करंट का रेशियो है, इसलिए डी का भी कोई यूनिट नहीं होता है, ये यूनिटलेस है, यूनिटलेस। तो इन्हीं सब को हमने लिख दिया है कि डी पैरामीटर आर डिफाइंड एज कि ए इजिकल टू V1 बटा V2 देन I2 इजिकल टू 0, सी इजिकल टू I1 बटा V2 जब I2 इजिकल टू 0, बी इजिकल टू V1 बटा माइनस I2 जब V2 इजिकल टू 0 और डी इजिकल टू I1 बटा माइनस I2 देन V2 इजिकल टू 0। ए को कहते हैं रिवर्स, चूँकि ये वोल्टेज का रेशियो है, वोल्टेज का रेशियो है इसलिए इसको बोलते हैं वोल्टेज रेशियो। लेकिन चूँकि ये अगर आउटपुट बटा इनपुट रहता तो हम फॉरवर्ड कहते हैं, लेकिन इनपुट बटा आउटपुट है इसलिए से रिवर्स वोल्टेज रेशियो बोलते हैं। ए को बोलते हैं रिवर्स वोल्टेज रेशियो विथ रिसीविंग एंड ओपन सर्किटेड। रिसीविंग एंड कहने का मतलब है आउटपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट आपका ओपन सर्किट, और इसका यूनिट आपका नहीं होगा, यूनिटलेस है। ठीक उसी प्रकार से सी पैरामीटर जो डिफाइन है आपका, वो आपका डिफाइन है कि चूँकि ये करंट और वोल्टेज का रेशियो है, करंट और वोल्टेज का रेशियो है, इसलिए ये आपका एडमिटेंस हो गया। और चूँकि ये एक इनपुट का वेरिएबल है और दूसरा आउटपुट का वेरिएबल है, इसलिए ट्रांसफ़र लगेगा, ट्रांसफ़र एडमिटेंस। और चूँकि ये इनपुट बटा आउटपुट है तो इसे आप रिवर्स ट्रांसफ़र एडमिटेंस भी कह सकते हैं। लेकिन चूँकि रिवर्स का कोई और इसमें एडमिटेंस नहीं है, इसलिए इसको रिवर्स नहीं लगाया गया है, सिर्फ ट्रांसफ़र एडमिटेंस लिखा गया है। तो इसलिए सी का नाम है ट्रांसफ़र एडमिटेंस विथ रिसीविंग एंड ओपन सर्किटेड, विथ रिसीविंग एंड ओपन सर्किटेड, क्योंकि ये आपको I2 इक्वल टू 0 करने पे आपको प्राप्त हुआ और इसका यूनिट आपको होगा मोहो, क्योंकि ये एडमिटेंस है। ठीक उसी प्रकार से बी जो डिफाइन है वो आपका वोल्टेज और करंट का रेशियो है, तो इसलिए ये इसे इम्पीडेंस कहा गया है। और चूँकि ये एक इनपुट वेरिएबल है और दूसरा आउटपुट वेरिएबल है, इसलिए इसे ट्रांसफ़र इम्पीडेंस कहा गया है। यानी बी का नाम है ट्रांसफ़र इम्पीडेंस विथ रिसीविंग इन शॉर्ट सर्किटेड। रिसीविंग इन को शॉर्ट सर्किट करने पे प्राप्त होता है, सेकंड पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करने पे प्राप्त होता है। और इसका भी यूनिट होगा आपको ओम, क्योंकि ये इम्पीडेंस है, वोल्टेज और करंट का रेशियो है। डी जो है वो आपका करंट का रेशियो है, और चूँकि इनपुट और आउटपुट का रेशियो है, ये इनपुट आउटपुट का रेशियो है, इसलिए रिवर्स, और चूँकि दोनों करंट का रेशियो है इसलिए इसका नाम है रिवर्स करंट रेशियो, रिवर्स करंट रेशियो इसका नाम है। और विथ रिसीविंग इन शॉर्ट सर्किटेड ये प्राप्त होता है जब V2 को हम 0 करते हैं तो प्राप्त होता है। तो V2 इक्वल टू 0 कहने का मतलब है कि रिसीविंग इन को हमने शॉर्ट सर्किट किया, तो इसलिए डी का नाम है रिसीविंग इन रिवर्स करंट रेशियो विथ रिसीविंग इन शॉर्ट सर्किटेड, और इसका भी यूनिट आपको नहीं होगा। एग्जामिनेशंस में आपको किसी भी प्रकार का एक सर्किट 2 पोर्ट नेटवर्क दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें इस 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए आप ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर या टी पैरामीटर या ABCD पैरामीटर आप ज्ञात कीजिए, यानी A, B, C और D इनका वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में KCL के वैल्यू अप्लाई करके, KCL के वैल्यू अप्लाई करने के बाद आपको इक्वेशन इस प्रकार से प्राप्त करना है
कि उसे V1 इजकल टू A इंटू V2 माइनस B इंटू I2 और I1 इजकल टू C इंटू V2 माइनस D इंटू I2। इस प्रकार से आपको इक्वेशन इस सर्किट में अप्लाई करके लाना है, बिल्कुल इसी के जैसा सिमिलर। उसके बाद हम कंपेयर करके कह सकते हैं कि ए का वैल्यू जो है, जो V2 का कोफिशिएंट होगा वो A पैरामीटर है, जो I2 का कोफिशिएंट होगा वो B पैरामीटर है, और ये यहाँ पे D पैरामीटर और C पैरामीटर। इस प्रकार से हम ABCD पैरामीटर निकाल सकते हैं। और दूसरा निकालने का तरीका है कि जैसे ये डिफिनीशन है इसका, जो पिछले स्लाइड में था, तो उस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। और ABCD पैरामीटर या T पैरामीटर का इक्विवेलेंट सर्किट संभव नहीं होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो T पैरामीटर का इक्विवेलेंट सर्किट नहीं होता है। नेक्स्ट है H पैरामीटर, या इसे हाइब्रिड पैरामीटर कहते हैं। हाइब्रिड पैरामीटर या H पैरामीटर। हाइब्रिड नाम इसका इसलिए है क्योंकि इसमें जो आपको चारों पैरामीटर्स हैं, ये चारों पैरामीटर्स का यूनिट 4 तरह का है, इसलिए इसका नाम है हाइब्रिड पैरामीटर्स। तो ये पैरामीटर्स प्राप्त होते हैं जब हम V1 I2 को डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में लिखते हैं और I1 I2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में लिखते हैं। तो हमें ये जो इक्वेशन प्राप्त होता है वो H पैरामीटर का इक्वेशन कहलाता है। तो यानी कह सकते हैं कि V1 I2 को I1 V2 के फंक्शन के रूप में अगर लिखेंगे तो जो इक्वेशन मिलेगा वो हमारा H पैरामीटर इक्वेशन कहलाता है। और इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो V1 I2 H11 H12, और ये H पैरामीटर हो गया आपको, इंटू I1 और V2। इसे इक्वेशन के रूप में लिखें तो V1 इजकल टू H11 I1 प्लस H12 I1 प्लस H12 V2, और I2 इजकल टू H21 I1 प्लस H22 V2। तो इस प्रकार से हम ये इक्वेशन जो है वो कहलाएगा आपको H पैरामीटर इक्वेशन, और इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप H पैरामीटर का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये इक्वेशन को याद रखना ज़रूरी है। V1 और I2 जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, और I1 और V2 आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। H11, H12, H21 और H22 को H पैरामीटर कहते हैं। तो हमने जो H पैरामीटर का इक्वेशन देखा, V1 I2 और I1 V2, और यहाँ पे था आपको H11 प्लस H12, और यहाँ पे था H21 प्लस H22। ये आपका H पैरामीटर का इक्वेशन है। तो इसमें से अगर हम ये चारों पैरामीटर्स का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें या जानना चाहें कि ये कैसे डिफाइन है, तो अगर हमें H11 या H21 निकालना है तो हमें V2 को 0 करना होगा। V2 को 0 करेंगे, कहने का मतलब है कि ये V2 आउटपुट का है, आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करेंगे, यानी इफ V2 इजकल टू 0, आउटपुट इजकल टू 0 करने पे, आउटपुट यानी V2 इजकल टू 0 करने पे हमें क्या मिलेगा, H11 इजकल टू हो जाएगा V1 बटा I1। तो ये V1 और I2 का रेशियो तब आया जब हमने V2 को 0 के बराबर किया। तो इसलिए H11 जो डिफाइन है वो V2 को 0 करके, यानी आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करके, और फिर V1 I1 का रेशियो लेने पे, यानी इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का रेशियो लेने पे हमें H11 पैरामीटर मिलता है। और चूँकि ये दोनों वेरिएबल्स इनपुट के हैं इसलिए इसका सफिक्स H11 है, और इसका यूनिट आपको हो जाएगा V और I का रेशियो है ये, यानी इम्पीडेंस है, तो इसका यूनिट आपको हो जाएगा ओम, इसका यूनिट ओम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से H21 जो है, H21 इसका अगर हम डिफिनेशन देखें तो चूँकि हमने V2 को 0 किया तो ये आपको मिलेगा I2 बटा I1, और जब V2 इजकल टू 0, यानी H21 पैरामीटर हमें तब प्राप्त होता है जब आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करते हैं और फिर आउटपुट पोर्ट का करंट और इनपुट पोर्ट का करंट का रेशियो लेते हैं तो हमें H21 पैरामीटर मिलता है। और चूँकि ये दोनों करंट का रेशियो है इसलिए इसका यूनिट नहीं होगा, ये यूनिटलेस है। और 21 इसलिए क्योंकि ये 2 बता रहा है कि आउटपुट का रेशियो है और
आउटपुट और इनपुट का रेशियो है। ठीक उसी प्रकार से रिमेनिंग 2 पैरामीटर्स के लिए अगर हम H12 का डिफिनेशन जानना चाहें तो H12 निकालने के लिए आपको I1 को 0 करना होगा, यानी कि इफ़ I1 इक्वल टू 0, I1 इक्वल टू 0 कहने का मतलब है कि इनपुट पोर्ट को ओपन सर्किट रखना है, इनपुट पोर्ट को ओपन सर्किट रखना है, तो I1 0 होगा। और जब I1 0 होगा तो H12 इक्वल टू होगा V1/V2, और ये तब आया जब I1 इक्वल टू हमने 0 किया, यानी H12 पैरामीटर ये डिफाइन है तब जब इनपुट पोर्ट को ओपन रखते हुए इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का रेशियो लेते हैं तो हमें H12 पैरामीटर मिलता है। 12 ये बताता है कि ये इनपुट और ये आउटपुट का रेशियो है, और चूँकि ये दोनों वोल्टेज हैं इसलिए ये टर्म भी, ये पैरामीटर जो है वो यूनिटलेस है, यूनिटलेस, और ये भी पैरामीटर आपका यूनिटलेस था। और एक नेक्स्ट है H22, तो H22 जो डिफाइन है तो वो आपको हो जाएगा I2/V2, I2/V2, और जब I1 इक्वल टू 0, यानी कि H22 पैरामीटर तब प्राप्त होगा जब इनपुट पोर्ट को ओपन रखते हुए आउटपुट पोर्ट का करंट और आउटपुट पोर्ट के वोल्टेज का रेशियो लेंगे तो हमें H22 पैरामीटर प्राप्त होता है। और ये 22 यह बता रहा है कि आउटपुट पोर्ट का दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो आउटपुट पोर्ट के हैं, यानी आउटपुट पोर्ट बटा आउटपुट पोर्ट है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से हम चारों हाइब्रिड पैरामीटर्स को प्राप्त कर सकते हैं, यही इनका डिफिनेशन है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन चारों जो पैरामीटर्स हैं हाइब्रिड पैरामीटर्स, इन चारों का यूनिट अलग अलग है। इसका यूनिट आपको हो जाएगा मो, इसका यूनिट है ओम, इसका ये यूनिटलेस और ये यूनिटलेस है, तो इसलिए इसका नाम है हाइब्रिड पैरामीटर। और ये इसका, तो फिर आगे देखते हैं। तो H पैरामीटर डिफाइंड है, H11 इक्वल टू V1 और I1 का रेशियो है जब V2 इक्वल टू 0, H21 I2 I1 का रेशियो है जब V2 इक्वल टू 0, H12 V1 V2 का रेशियो है जब I1 इक्वल टू 0, और H2 जो है वो I2 V2 का रेशियो है जब I1 इक्वल टू 0। H11 को बोलते हैं क्योंकि दोनों इनपुट वेरिएबल्स हैं इसलिए इसका नाम है इनपुट, और चूँकि ये वोल्टेज और करंट का रेशियो है इसका नाम है इनपुट इम्पीडेंस विथ आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड। V2 को 0 करने पे आया है इसलिए आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड, और इसका यूनिट है ओम। H21 जो है वो आउटपुट बटा इनपुट का रेशियो है, आउटपुट बटा इनपुट का रेशियो है इसलिए इसका नाम है फॉरवर्ड। और चूँकि ये दोनों करंट का रेशियो है इसलिए इसे करंट गेन कहा गया है। आउटपुट बटा इनपुट, आउटपुट करंट बटा इनपुट करंट को करंट गेन भी कहा जाता है, इसलिए H21 को कहा जाता है फॉरवर्ड करंट गेन। फॉरवर्ड करंट गेन कब? जब आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट है, तो आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट रहने पे आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रेशियो लेने पे हमें H21 मिलता है, और इसका भी यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस है। H12 चूँकि इनपुट और आउटपुट का रेशियो है इसलिए इसका रिवर्स, इसका नाम में रिवर्स लगा हुआ है, और चूँकि ये वोल्टेज का रेशियो है इसलिए इसका नाम है रिवर्स वोल्टेज गेन। अगर आउटपुट बटा इनपुट रहता तो फॉरवर्ड वोल्टेज गेन कहते, लेकिन इनपुट बटा आउटपुट है इसलिए इसका नाम है रिवर्स वोल्टेज गेन विथ इनपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड। इनपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड नहीं, इनपुट पोर्ट ओपन सर्किटेड यहाँ पे होगा, ओपन सर्किट, क्योंकि I1 0 है तो ओपन करने पे 0 होगा, और इसका यूनिट आपको नहीं होगा, यूनिटलेस होगा क्योंकि दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो वोल्टेज ही है। उसी प्रकार से H22 जो है वो आपका, चूँकि दोनों वेरिएबल्स आउटपुट के हैं इसलिए आउटपुट, और चूँकि करंट और वोल्टेज का रेशियो है इसलिए इसका नाम लगा हुआ है एडमिटेंस, आउटपुट एडमिटेंस। तो H22 को बोलते हैं आउटपुट एडमिटेंस या आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस भी कह सकते हैं, विथ इनपुट पोर्ट ओपन सर्किटेड। इनपुट पोर्ट को ओपन रखते हुए I1 को 0 रखते हुए, I1 को 0 करके हमें H22 मिलता है, और इसका भी यूनिट आपको हो जाएगा महो, चूँकि ये करंट और वोल्टेज का रेशियो है, एडमिटेंस है। H पैरामीटर का भी इक्विवेलेंट सर्किट इस प्रकार से बनाया जा सकता है। अगर आप इसका इक्वेशन लिखना चाहें तो इसमें अगर आप KVL लगाइए तो आपको मिलेगा V1 इक्वल टू H11 I1
और ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, जिसे आप लिख सकते हैं H12 इंटू V2। और यहाँ पे अगर आप KCL लगाइए KCL, तो आपको मिलेगा I2 इजकल टू इसमें का करंट प्लस इस ब्रांच का करंट। तो इस ब्रांच का करंट तो पता है बाई 21 इंटू I1, और इस ब्रांच का करंट निकालने के लिए इस ब्रांच का जो वोल्टेज है उससे गुना करना होगा, क्योंकि ये एडमिटेंस है, इसलिए बाई 22 इंटू V2। तो हम देखते हैं कि जो इक्वेशन आता है ये वही इक्वेशन है जो एच पैरामीटर का इक्वेशन होता है, इसलिए एच पैरामीटर के इक्वेशन के द्वारा ये इक्विवेलेंट सर्किट बनाया जा सकता है। एग्जामिनेशंस में आपको एक 2 पोर्ट नेटवर्क दिया हुआ रहेगा, किसी भी प्रकार का ये सर्किट हो सकता है, और आपसे पूछा जाएगा कि इस सर्किट का एच पैरामीटर निकालिए। एच पैरामीटर निकालिए कहने का मतलब है कि H11, H12, H21 और H22 का वैल्यू आपको निकालना है। तो आपको KCL या KVL जो भी लगाना हो आप इसको लगाएंगे और इक्वेशन को इस प्रकार से अरेंज करेंगे कि आपका इक्वेशन आ जाए V1 I2 और I1 V2। तो आपका इक्वेशन आना चाहिए H11 इंटू I1 प्लस H12 V2 और H21 I1 प्लस H22 V2। इस टर्म में, इस फॉर्म में आपका इक्वेशन आना चाहिए अगर आप इसमें KCL KVL अप्लाई करते हैं तो। और फिर जब इस फॉर्म में जब आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टर्म रहेगा वो कहेंगे कि वो H11 है, यहाँ पे जो टर्म रहेगा वो H12 है, और ये H21 और ये H22। तो इस प्रकार से हम एच पैरामीटर निकाल सकते हैं। इसके बाद एक आपका होता है जी पैरामीटर, एक आपका जी पैरामीटर होता है पैरामीटर। तो इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ जेड और वाई पैरामीटर ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में पूछा गया है ABCD पैरामीटर और एच पैरामीटर के बारे में भी पूछा गया है, इसलिए डिस्कस कर दिए हैं। जी पैरामीटर को हम छोड़ रहे हैं, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इन चारों पैरामीटर्स पर न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू।